हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले के क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हम किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड बताऊंगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन्स के एग्जाम्पल लिए थे और उसमें कंडीशंस बताया था कि कौन कौन सी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। आज की क्लास में आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड दो तीन चीज़ें और भी बताने वाला हूं, उसको थोड़ा आपको ध्यान से समझ लेना है। ओके, तो कौन कौन सी दो तीन चीज़ें हैं उसको ज़रा एक बार ध्यान से सुन लो। पहला जो अपने को समझना है वो ये समझना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से अगर कोई मॉलिक्यूल सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो हेडिंग लगा दो, राइट डाउन। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप ध्यान से यहाँ पे समझ लो, है ना, कि हम क्या क्या आज पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हेडिंग लगा दो कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। यानी कि अगर किसी में सिस आइसोमेरिज्म है और किसी में ट्रांस आइसोमेरिज्म है तो उन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे वो आपको यहां पर आज ध्यान से समझना है। एक्चुअली आप कोई सिस स्ट्रक्चर लेते हैं या ट्रांस स्ट्रक्चर लेते हैं तो पहले तो आपको मैंने एक डिफरेंस समझाया था कि मान लो आपने C डबल बॉन्ड C यहां पर H और CH3 लिया, यहां पर आपने H और CH3 लिया, ये है ब्यूटेन। अभी इसी का दूसरा फॉर्म कैसा हो सकता है, C डबल बॉन्ड C यहां पर H और यहां पर सपोज CH3, यहां पे H और यहां पर CH3। तो मैंने यहां पे क्या चेंज किया, ये सेंटर एक्सिस से इस सेंटर एक्सिस से दोनों के एक साइड मैंने ले लिया, तो ये हो गया सिस और ये हो गया ब्यूटेन। और इसी की ये जो दूसरी स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर है, वो हो गई ट्रांस की, कौन सी, ब्यूटेन। इज इट क्लियर? ट्रांस की ब्यूटेन, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर सेकंड है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस होगा, दोनों अलग अलग होंगे कि सिमिलर होंगे? तो सबसे पहली बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट किसी भी कंपाउंड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी इस केस में देखो तो ये इसके प्लस आई इफेक्ट कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां पुश करेगा, ये यहां पुश करेगा, ये यहां पर और ये यहां पर, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, जीरो होगा, यानी ये कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। ये ट्रांसफॉर्म ऑफ द ब्यूटेन विल बी नॉन पोलर, क्योंकि इसके म्यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। जबकि अगर आप इसी के सिस फॉर्म में देखते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ जीरो नहीं है, यानी कि ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा, क्योंकि इसकी म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा, अगर हम दूसरी कंडीशन मेल्टिंग पॉइंट की देख लें तो मेल्टिंग पॉइंट आप डिसाइड करो क्या होना चाहिए। अगर आप सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर में मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, तो क्या केस आएगा, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली ट्रांस स्ट्रक्चर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांस स्ट्रक्चर विल बी मोर एंड सिस का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लेस होगा। इसी केस में अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सिस एंड ट्रांस में से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसी है, जीरो है।
जबकि सिस स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। अब किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी डेफिनेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है the temperature at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। अब कोई भी मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा पोलर स्ट्रक्चर होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और जिसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है वो पोलर नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाएगा। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो कैसी होगी? लेस होगी। जबकि इसका सिस स्ट्रक्चर है और इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लेस है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हम सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर के फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने कोई ऐसी स्ट्रक्चर लिया कि C डबल बॉन्ड C और यहां पे H और ये COOH और ये इससे जुड़ा हुआ कार्बन पर COOH। आपने ऐसी कोई स्ट्रक्चर लिया, क्या नाम है इसका? कोई बता सकता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका नेम क्या होगा? ये कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका IUPAC नेम होगा। हाँ, 4 कार्बन हुए तो ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन। फिर कहां पर? 1 पे एंड 4 पे, 1,4 डाइओइक एसिड, ऐसा इसका IUPAC नेम होगा। ये इसकी सिस स्ट्रक्चर है क्योंकि डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन के एक तरफ आपने COOH ग्रुप को लिया हुआ है, और ये फॉर्मूला एक्चुअली मैलिक एसिड का है ना। इस मैलिक एसिड से ये फ्यूमेरिक एसिड बन सकता है। कॉमनली आप इसको क्या बोलते हैं? दिस इज मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड का कॉमन फॉर्मूला है। अभी अगर आप इसी का ट्रांसफॉर्म देखो तो ये कैसा होगा? C डबल बॉन्ड C, यहां पर HCOOH और इसके साथ COOH और यहां पे H। ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ट्रांस। और पूरा नाम तो वैसा ही होगा, ट्रांस क्या होगा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी जब ये सिस फॉर्म में होता है तब हम इसको क्या कहते हैं? मैलिक एसिड कहते हैं। लेकिन जब यही इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्म में तो हम इसे फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। अब देखो, अब यहां पे एक प्रॉब्लम है कि अगर आप सिस फॉर्म लेते हो तो आसानी से इसका H और OH मिलकर के डिहाइड्रेट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं और दोनों एक ही तरफ COH है। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्रॉस में है और इसका डिहाइड्रेशन आसानी से नहीं होगा, यानी कि ये जल्दी से डिहाइड्रेट होकर के एनहाइड्राइड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कई सारी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड के सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। मींस अगर आप सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की पहचानते हो तो उसकी बहुत सारी और भी जो अदर प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं वो प्रॉपर्टीज भी हम क्या कर सकते हैं? इससे स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ डिस्टिंक्शन पॉइंट समझाए जहां पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस एंड ट्रांस कंपाउंड की आसानी से स्टडी कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज पढ़ाने वाला हूं कि हम अदर देन हाइड्रोकार्बन में भी, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अदर देन हाइड्रोकार्बन में भी किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकता है, कुछ उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं।
सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के कुछ अदर एग्जांपल्स में, चलो उसको समझ लेते हैं यहाँ पर, फिर हम क्या वर्ड उसके लिए यूज करेंगे वो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। अदर एग्जांपल्स में किससे अदर एग्जांपल्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में कुछ मैं और भी एग्जांपल इसमें ले लेता हूं जहां पर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझेंगे। तो इनमें से सबसे पहले मैं पहला एग्जांपल आपको ले लेता हूं, सपोज ऑक्सीम्स, ठीक है ना, ऑक्सीम्स ले लेते हैं। ऑक्सीम का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब आप किसी एल्डिहाइड को लाइक CH3C डबल बॉन्ड O और H आपने लिया और इसको आपने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, यानी कि NH2 और ये OH, एक्चुअली ये अमोनिया का डेरिवेटिव है ना। यहां से आपने ले लिया H2NO माइनस H2O और ये कंपाउंड अभी क्या बन गया, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3C, यहां पर H, ये डबल बॉन्ड यहां पर N और ये हो गया OH। अगर इसी तो हम इसे क्या बोल देंगे, एल्डोक्सीम बोलेंगे, एसिटोक्सीम, यानी कि एल्डिहाइड है तो एल्डोक्सीम। अगर आप इसी कंपाउंड में मान लो CH3C डबल बॉन्ड O और H की जगह यहां पर आपने CH3 ले लिया, ध्यान रखना, और इसको आपने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ आपने रिएक्ट किया तो यहां पे ऐसा डिहाइड्रेशन हो गया, माइनस H2O, और जो प्रोडक्ट हुआ वो क्या हो गया, CH3 डबल बॉन्ड N एंड OH। ये दोनों स्ट्रक्चर को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, लेकिन है। ये वाले स्ट्रक्चर में तो है, लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर में इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर मैंने पहली कंडीशन कहा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो डबल बॉन्डेड ग्रुप, ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इससे एक CH3 और एक H है, तो दोनों ग्रुप अलग है। लेकिन कीटोन के केस में, जिसे आप एसीटोन कहते हैं, प्रोपेन टू वन कहते हैं, इसमें दोनों CH3 ग्रुप कैसे हो गए, ये दोनों ग्रुप एक जैसे हो गए। और इसीलिए इस ग्रुप में अगर आप इसका हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्ट करके ऑक्सीम बनाते हैं, जिसे हम कीटोक्सीम कहते हैं, क्योंकि कीटोन से बना हुआ है तो हम इसे कीटोक्सीम बोलेंगे, और एल्डिहाइड से बनाए हैं तो इसे हम एल्डोक्सीम बोलेंगे। अब एसिटल्डिहाइड से है तो एसिटोक्सीम, और कीटोन से है, कीटोन यानी कॉमन नेम एसीटोन, तो एसिटोक्सीम बोलेंगे इस केस में, एल्डोक्सीम कीटोक्सीम कॉमन नेम। तो यहां पर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप कैसे हो गए, एक जैसे, और इसीलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन इसमें भी आपने देखा कि आपने कहा था डबल बॉन्डेड कार्बन, तो कार्बन एक बार तो डबल बॉन्डेड है, लेकिन दूसरा कौन है, नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन के पास ऐसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, यस होगा। वो हम कैसे होगा समझ लेते हैं। ये जो आपने स्ट्रक्चर लिया पहले वाले केस में, वो कैसी है, CH3C, यहां पर H डबल बॉन्ड N, और आपने लिया एक OH और एक क्या लिया यहां पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हमने जो मेन बात किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, वो था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो डबल बॉन्डेड दो एटम हैं तो रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड होगा, फ्री रोटेशन नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसा बनाओ तो ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्डेड, फिर यहाँ पर ये C, तो यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, यहाँ पे N, इसके पास एक H और ऐसा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली उसका एक ऑर्बिटल छोटा और दूसरा ऑर्बिटल बड़ा होगा, जो कि मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन को, मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को अफेक्टेड करेगा, और इसीलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा।
तो इसका दूसरा फॉर्म कैसा हो सकता है? इसका दूसरा फॉर्म होगा H, यहां पर CH3, और इसमें मैं चेंज कर देता हूं कि इस N को, रोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे कर देता हूं और OH को यहां पे कर देता हूं। तो ऐसे मॉलिक्यूल में आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा इसमें सिस है और कौन सा इसमें ट्रांस है? अब यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर का एक रूल सेट होता है जिसके बेस पर हम सिस एंड ट्रांस को डिसाइड कर सकते हैं। अब प्रायोरिटी ऑर्डर का रूल क्या है उसको थोड़ा सा समझ लो। हालांकि अपने आप में प्रायोरिटी लेवल, जिसे हम इनगोल्ड एंड प्रीलॉग नाम के साइंटिस्ट ने, कोहने, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, जिसे हम CIP रूल भी कहते हैं, जिसे हम CIP रूल भी कहते हैं, ये 3 साइंटिस्ट ने मिल करके प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने का एक रूल बनाया। हालांकि इस रूल को उन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए डिसाइड किया था, लेकिन यही सेम चीज यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी काम आती है। तो इस केस में अगर आप देखो तो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट करोगे, अभी हम फिलहाल इसके लिए पढ़ लेते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है उसका अभी इसके जस्ट बाद में आपको बताने वाला हूं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे C है, तो इसके सेंटर एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है तो वो कहलाएगा सिस। लेकिन हम यहाँ पे सिस ना बोल करके इसको कहते हैं सिन। सिस इज इक्वल टू सिन। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ट्रांस, और जो इसको इक्वल, हम इसको क्या वर्ड यूज करेंगे? एंटी, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई वो हो गई सिन, और ये स्ट्रक्चर हो गई एंटी। अब क्वेश्चन ये है कि प्रायोरिटी ऑर्डर आप कैसे डिसाइड करोगे, है ना। तब आप कैसे बना पाओगे कि अगर दोनों प्रायोरिटी लेवल के ग्रुप एक तरफ हैं तो उसे हम सिन बोलेंगे, और अपोजिट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांस, यानी कि एंटी ग्रुप बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सेप्शनल केसेस में आपको पढ़ाने वाला हूं, इसको नॉमेनक्लेचर यानी कि सिस एंड ट्रांस समझने के पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पहले पता होना चाहिए। तो वो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर पहले आपको समझा देता हूं। तो अब ये जो था ये एक्सेप्शनल केस था कि किस तरह के कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे जो मैंने आपको समझाया। तो अभी हेडिंग डाल दो सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस रूल फॉर द sequence rule for the determining the priority order, determining the priority order। प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए क्या रूल है? सीक्वेंस रूल। किसके लिए? सीक्वेंस रूल फॉर द डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर को डिटरमाइन करने का रूल क्या है, ये आपको आज समझना है, जिसे हम CIP रूल भी कहते हैं। CIP का मतलब, इसके फुल फॉर्म है कोहने, इसे हम CIP रूल भी कहते हैं। CIP रूल भी हम कहते हैं, जिसका पूरा नाम है कोहने, इनगोल्ड, ये साइंटिस्ट का नाम है तीनों, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। ये 1972 में, मुझे जहां तक याद है कि 1972 में ये रूल इन 3 साइंटिस्ट ने मिल करके दिया था, जिसे हम CIP रूल भी कहते हैं। इस रूल में आपको एक एग्जांपल लेता हूं तो थोड़ा जल्दी चीजें सेट हो जाएंगी। पहले एग्जांपल मान लो मैं ले लेता हूं कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन। तो हमारी जो शर्त थी, कि हमारी जो कंडीशन थी कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, तो वो तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि इसमें जो कोहने, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग ने दिया उससे तो हम ये डिसाइड कर लेंगे। लेकिन पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। तो होगा,
क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप कैसे हैं, इससे अलग अलग हैं, इसके भी अलग अलग हैं, हालांकि चारों अलग हैं फिर भी, यानी ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी सी एंड डी, और ये चारों ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एक ही कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, और इसीलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। प्रियोरिटी लेवल का पहला रूल है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसको हम प्रियोरिटी में रखेंगे, मोर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसका हाईएस्ट होगा उसको हम प्रियोरिटी ऑर्डर पे रखेंगे। पर कैसे, आपने जैसे ये एक कार्बन लिया तो इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप, तो एक है फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 9 और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका आयोडीन और ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का आयोडीन एटॉमिक नंबर है कितना 35, और 35 में 18 और प्लस कर दो तो कितना हो गया 35, 5, 40, 50, 53, 53, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो अगर हम इसका प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करें तो सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि इसमें से ये हो गया 2 और ये हो गया 1 एंड 2, क्यों 1, क्यों इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो प्रियोरिटी लेवल 1 ज्यादा, यानी कि ज्यादा होगा, 1 हो गया प्रियोरिटी ऑर्डर। और इन दोनों में अगर हम डिसाइड करें तो ये है 53, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है ना, ये प्रियोरिटी लेवल हो गया एक एटम कार्बन से जुड़े हुए का। अब देखो इस स्ट्रक्चर में आप देखो कि अगर हम सेंटर एक्सिस से यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये 1 और 2 है, ये यहाँ पे 1 एंड 1 है, क्रॉस में एक जैसे हैं, यानी कि अगर हम सिस एंड ट्रांस के बेस पर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, ट्रांस है। लेकिन इस केस में हम इसे ट्रांस ना बोल करके हम इसे क्या बोलेंगे, इंटेंजेंट फॉर्म बोलेंगे, ई फॉर्म बोलेंगे। ई का मतलब यहां पर है एंटेगेगॉन, एंटेगेगॉन रूप है ना, एंटेगेगॉन ये रूप है, इसे जिनसे हम शॉर्ट में ई रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को अगर मान लो आपने ऐसा लिख दिया होता कि सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, और यहां पर आपने आयोडीन और यहां पर ब्रोमीन लिया होता, तब इसका रूल अलग हो जाता। तो प्रियोरिटी ऑर्डर पर ये तो सेम रहता, आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया, तो ये होता 1 और ये 2, यहां पर 1 और यहां पर क्या होता 2 होता, ठीक है ना। तो 1 और 1 कैसे आ जाते, सेंटर एक एक्सिस में आ जाते, तो ये स्ट्रक्चर कहलाती सिस, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती सिस, और इसको हम सिस के फॉर्म में यहां पर ना कह करके हम क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, और जेड का मतलब है ZUSAMAN, जुसामैन, जेड क्लियर। तो इस केस में हम इंटेंशन एंड जुसामैन स्ट्रक्चर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, नाम अलग है, यहां पर हम सिस एंड ट्रांस की जगह पर रिस्पेक्टिवली जुसामैन एंड इंटेंशन यानी कि जेड और ई कहते हैं, और इसीलिए कई बार इस नोमेनक्लेचर को हम EZ नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, EZ नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो ये जो है ना, ये EZ नोमेनक्लेचर का बहुत ही बढ़िया एकदम सबसे बेस्ट तरीका है ये प्रियोरिटी लेवल डिसाइड करने का। अब एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं ये प्रियोरिटी लेवल डिसाइड करने का। अब मान लो आपके पास ऐसा है C डबल बॉन्ड C, यहां पर आपने CH3 लिया, यहां पर आपने OH लिया, यहां पर भी आपने सपोज Cl ले लिया, और यहां पर आपने कोई दूसरा ग्रुप ले लो, सपोज आप यहां पर CH2CH3 ठीक है ना, ऐसा ग्रुप ले लेते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, C डबल बॉन्ड C, यानी आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, है ना। एक दूसरा एग्जांपल मैंने आपके लिए ले लिया कि हम प्रियोरिटी ऑर्डर को कैसे डिसाइड करेंगे, इससे समझते हैं। तो अगर आप ऐसी स्ट्रक्चर देखो तो ये कैसा हो गया, अभी प्रियोरिटी लेवल में अब एक से ज्यादा एटम हमने ले लिया। यहाँ पर पहले के केस में हम क्या करते थे कि एटम
एक एक जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लिया। अब यहाँ पर हमने जो ग्रुप लिया वो मल्टी एटॉमिक ग्रुप ले लिया, इसमें कैसे डिसाइड करोगे? तो मल्टी एटॉमिक ग्रुप में कार्बन से जुड़ा हुआ पहला एटम कौन है वो हमको डिसाइड करना है, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा एटम कौन है वो डिसाइड करना है। कैसे? जैसे आपने लिया C डबल बॉन्ड C, तो ये हो गया O और H, यहां पर हो गया C, यहां पर H और H, यहां पर हो गया Cl, ये सिंगल एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाला ग्रुप क्या हो गया? CH2, और ये हो गया CH और H यानी CH2 यानी इथाइल ग्रुप हो गया। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से आप पहला ग्रुप देखो तो इस कार्बन पे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन ज्यादा है, कौन किसको प्रायोरिटी ज्यादा देना है। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसको नंबर 1 देना है, जिसका एटॉमिक नंबर कम हो उसको 2, 3 ऐसे हम दे सकते हैं। 2 ही देंगे, 2 ही ग्रुप है तो कार्बन इससे जुड़ा हुआ पहला एटम यहाँ पे, और पहला एटम कौन है? ऑक्सीजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका 6 है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर इसकी हो गई, ये 1 हो गया है ना। अब ये क्या हो गया? 1, और ये हो गया इधर 2। इसमें ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 हो गया और ये 2 हो गया। यानी ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। यानी ये जो स्ट्रक्चर हो गई, इस सेंटर एक्सिस से एक तरफ जुड़े हुए दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, और इसीलिए कैसा हो गया? Z फॉर्म हो गया, यानी कि ज़ुसामैन हो गया। अगर आप इसमें से एक फॉर्म को चेंज कर दो, या तो क्लोरीन को ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो, तो यही स्ट्रक्चर फिर कैसी हो जाएगी? ट्रांस, यानी कि कैसी हो जाएगी? Z की जगह पर E फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी के दूसरे फॉर्म को आप Z के फॉर्म में, Z को आप E के फॉर्म में बना सकते हो। तो ये मैंने आपको दूसरा एग्जांपल लिया कि हम प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने का एक तीसरा एग्जांपल भी यहां पर ले लेते हैं। सपोज थर्ड एग्जांपल टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर। आप हेडिंग मत भूल जाना, हेडिंग है प्रायोरिटी ऑर्डर, priority order decision in case of the geometrical isomerism. This rule is also working in the optical isomers. अब देखो यहाँ पे, अगर आप देखो दूसरा एक कोई ग्रुप ले लेते हैं, मान लो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दिया, ठीक है ना? गड़बड़ हो गया क्या? CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया, ठीक है ना? 2 और 1 3 और 1 4। यहां पर आपने CHO ग्रुप कर दिया, यहां पर आपने CN ग्रुप ले लिया, और यहां पर एक कोई डिफिकल्ट ग्रुप ना दे करके सिंपल कर OH ग्रुप ले लिया। अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे? एक कार्बन से जुड़ा हुआ जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसका अलग और इसका अलग आपको डिसाइड करना है कि इसमें 1 कौन होगा, 2 कौन होगा। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाए तो जिस एटम के साथ वो डबल बॉन्ड जुड़ा है वो एटम हमको उतने नंबर में ले लेना है। कैसे? जैसे आपने ये लिया, मान लो C, तो इसके साथ है C, एक है H, फिर ऐसा है डबल बॉन्ड C और H और H, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O और ये H। इसको डिटेलिंग कर लेते हैं तो फिर समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर C, यहाँ पर C, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे N, है ना? साइनाइड है तो C पहले आएगा। मैंने आइसोसाइनाइड नहीं लिखा है, ध्यान रखना, साइनाइड लिया है। आइसोसाइनाइड लेता तो बात अलग हो जाती, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? साइनाइड लिया हुआ है। तो ऐसा C और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड N, और ये जो ग्रुप है वो तो सिंपल है, O और H है। तो इसको आप डिटेलिंग करो कैसा कि C जो ग्रुप है ना, ये कार्बन से जुड़ा और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, तो आपको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो बाकी के 2 बॉन्ड बचेंगे, 1 पाई इसमें और इसमें 2 पाई। तो आपको क्या करना है? एक बॉन्ड खत्म करोगे तो इसके साथ, अब इसको खत्म करके आगे यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, तो ये जो ग्रुप है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर। ये ग्रुप कैसा हो गया? C, यहाँ पर ये O और H, यहाँ पे कौन हो गया? C,
तो ट्रिपल बॉन्ड था तो आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो और एन, और बाकी के दो बॉन्ड के बराबर दो एटम ले लो। तो कैसा हो गया, यहां पर हो गया। अच्छा, अब C की तरफ N और N की तरफ C लेना है आपको। तो C की तरफ एक N है और डबल बॉन्ड, तो आप N ले लो और यहाँ पर N ले लो, इसके साथ C ले लो और इसके साथ C लो। दो बॉन्ड आपने ब्रेक किया तो दो एटम लगा दिया। इसकी बात मैं CN की कर रहा हूँ। बहुत ही थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपको समझ में आए तो बहुत काम का भी। अब ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे C। आपको ये बात समझ में आई साइनाइड की, एक बॉन्ड को बने रहने देना है, दो बॉन्ड को खत्म करना है, दो पाई बॉन्ड को खत्म करना है। तो एक बॉन्ड को खत्म करोगे तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा, N और N, और इसके अपोजिट में C एंड C लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा आपने ले लिया, दोनों बॉन्ड को खत्म कर दिया। ऐसे ही अब CHO को लेना है तो ये C, तो यहाँ पर अब इसके साथ क्या करना है आपको, एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ क्या लेना है, कार्बन ले लेना है। ऐसा इस ग्रुप को यहाँ पे जोड़ देना, डॉट डॉट करके जोड़ो तो आपको ये क्लियर रहेगा, बाकी H। ऐसे ही दूसरे केस में आपने डबल बॉन्ड लिया तो एक को खत्म करोगे तो इसके साथ ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फिर C और यहाँ पर H, एक बॉन्ड खत्म होगा तो ये H और H तो है ही, तो यहाँ पर भी एक C हो जाएगा और यहाँ पर भी एक C हो जाएगा। इस तरह से ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, आपने डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे सॉरी कार्बन और कार्बन। अब प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो। अब प्रियोरिटी ऑर्डर अगर आप डिसाइड करो तो पहले इस कार्बन से शुरू करते हैं। तो ये जो कार्बन है इससे पहले एक कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है। जबकि इसमें कार्बन और H है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इसके कार्बन दूसरा जो एटम है ना, पहला एटम तो इसका कार्बन है तो कोई प्रॉब्लम, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन। दूसरा जो एटम है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, जबकि इसके पास दूसरा जो एटम है वो कार्बन है। तो प्रियोरिटी लेवल में पहले ही आएगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ पर कौन आ गया, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कौन है, कार्बन, तो कार्बन कम है तो ये हो गया 1 और ये कौन हो गया 2। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई वो कैसी हो गई, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 आया। यानी ये कैसी हो गई, सिस जैसी हो गई ना, सेंटर एक्सिस पर हम सिस लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे। सिस को हम क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं। तो ये इसकी एक दूसरा प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने का ये एक ग्रुप हो गया। मैंने स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक कर दिया था स्टूडेंट, प्रियोरिटी ऑर्डर है ये, प्रियोरिटी ऑर्डर। कैसे डिसाइड करना, क्यों डिसाइड करना है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जुड़े हुए डबल बॉन्डेड कार्बन या नाइट्रोजन से दूसरे चारों ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। तब के केस में आपको ऐसा प्रियोरिटी ऑर्डर ऐसा डिसाइड, ओके स्टूडेंट, प्रियोरिटी ऑर्डर ऐसा डिसाइड करना, ये रूल के बेस पर डिसाइड करना है। तो अभी जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में प्रियोरिटी ऑर्डर ज्यादा किसका होगा, तो सिंपली आप बोल ही दोगे। सम एग्जांपल्स ले लेते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर के, कुछ रटे रटाए एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमेशा काम में आते हैं। तो जैसे आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर कौन होगा, फ्लोरीन होगा। ये इनका प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड होगा। जैसे मैंने मान लो आपसे ऐसा कहा कि आप CnCH3 का होल ट्वाइस ले लो, होल थ्राइस। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसको कुछ लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको जो मेन रूल है वो मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे घोखम पानी करोगे, लर्न करोगे तो फिर कुछ काम होगा नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैं आपको, अब अदर एग्जांपल्स को हम डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल जैसे आपके सामने लिया था ना ऑक्सीन का, कि CH3C, यहाँ पर H और डबल बॉन्ड N और OH और यहाँ पर लोन पैरा इलेक्ट्रॉन। इसका दूसरा फॉर्म कैसा बन सकता है, CH3C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर अभी मैं लोन पैरा इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता हूँ, OH को यहाँ पे ले लेता हूँ और H को यहाँ ले लेता हूँ। तो प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लो। इस कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है क्योंकि CH3 का कार्बन डायरेक्ट बॉन्डेड है, H नहीं बॉन्डेड, और इसके साथ H, तो प्रियोरिटी ऑर्डर में ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड।
इस नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ओ जुड़ा हुआ है, ओ, तो ये हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 और ये हो गया 2, तो 1 1 साथ में आ गए। इस सेंटर एक्सिस के दोनों तरफ एक साथ कौन आ गए, 1 1। और ये वाले केस में कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 और ये 2 और यहाँ पर 2 और ये 1 ऐसा हो जाएगा, सॉरी ये 1 और ये 2 ऐसा हो जाएगा। तो फिर ये जो स्ट्रक्चर 1 1 सेम आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, सिस, लेकिन हम इसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, SYN, सिन, है ना, सिन। और पूरा नाम क्या था ये, एल्डोक्सिन, एल्डोक्सिन, हालांकि ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटोक्सिन बोले। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इट विल बी ट्रांस के इक्वल है, लेकिन हम यहाँ ट्रांस वर्ड यूज करते नहीं, क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम वर्ड एंटी यूज करते हैं, तो एंटी, और क्या हो जाएगा, एल्डोक्सिन। हालांकि मैंने एल्डोक्सिन कॉमन नेम लिख दिया, आप चाहो तो इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो। तो इस प्रियोरिटी लेवल के रूल के बेस पर हम सिन और एंटी फॉर्म इसमें डिसाइड कर सकते हैं, जब चारों जुड़े हुए ग्रुप कैसे हों, अलग अलग। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन जुड़े हुए हों, और दूसरे कोई हाइड्रोकार्बन के अलावा भी, अदर देन हाइड्रोकार्बन भी और सारे ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जिसमें सिन और एंटी का रोल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल, जैसे आपको मान लो आपने ऐसा कोई ग्रुप लिया CH3C और यहाँ पर C2H5C डबल बॉन्ड O, और आपने इसको रिएक्ट करा दिया फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। ये हाइड्राजीन है, NH2 डबल बॉन्ड N, एक है H और दूसरा है फिनाइल, ये है फिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। तो अब आगे आप 12th में जब आओगे ना, तो इसकी रिएक्शन पढ़ोगे, कीटोन के फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो बनते हैं हाइड्राजोन। तो ये यहां से O और H2 रिएक्ट कर रहा है, तो ये H2O बना लेगा। तो प्रोडक्ट आपको फाइनली जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा मालूम, ये हो जाएगा CH3C, ये हो गया C2H5, नो चेंज, डबल बॉन्ड N, और इस पर फिर से N के बाद क्या है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और ये N, और फिर कैसा, फिनाइल हाइड्राजीन था ना, NH2 सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे, सॉरी NH2 हाइड्राजीन, तो ये सिंगल बॉन्ड, और क्या हो गया N, और ये H, और ये हो गया फिनाइल। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो है ना, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ब्लैंक ऑर्बिटल है जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है लेकिन हाइब्रिडाइज है, तो ये ओरिएंटेशन तो शो करेगा, और ये पूरा ग्रुप एक तरफ हो जाएगा। तो आपको अब ये बताना है कि इसका अगर मैं दूसरा फॉर्म बना दूं, अगर इसका इसी तरह से दूसरा फॉर्मेट बना दूं, लाइक CH3C और C2H5 डबल बॉन्ड N, लोन पेयर को मैं यहाँ पे ले लेता हूं, और इसको यहाँ पर N और इसके साथ H, और यहाँ पे मान लो मैं फिनाइल ग्रुप को अटैच कर देता हूँ। तो ये दोनों ग्रुप में से कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा, कैसे डिसाइड करोगे। तो ये जो कंपाउंड है ना, डबल बॉन्ड N और H के साथ, तो इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट है और इसका सेकंड है। डबल बॉन्डेड N के साथ इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 1 है, और ये कैसा है, 2 है, तो ये हो गया सिन, और ऑब्वियसली इसका अपोजिट है, तो वो कौन सा हो जाएगा, दिस इज एंटी, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपने ये ग्रुप लिया उसके साथ ये नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के साथ जो N जुड़ा हुआ है ना, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन प्रायोरिटी ऑर्डर इसका हो जाता है, यहाँ और यहाँ क्रॉस में बन जाएगा, तो क्रॉस में बनेगा तो हो जाएगा ऐसा एंटी फॉर्मुलेट हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ कंपाउंड और भी हैं जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें पढ़ाया। एक तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम कैसे सेट करेंगे, यानी कि CIP रूल, यानी कि कोहने, इनगोल्ड एंड प्री लॉग रूल भी हम इसे कहते हैं। और दूसरा जो पढ़ाया मैंने आपको कि एक्सेप्शनल अदर केसेस
देन द हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तीसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं, डेरिवेटिव्स ऑफ द साइक्लो कंपाउंड, डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, ये केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा ये समझना है। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलता हूं कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं ना, तो इसका एग्जांपल हो गया, सपोज कि ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन का एक डेरिवेटिव, हर जगह एच एच है, यहां पर मैंने एक CH3 ले लिया और यहां पर भी मैंने एक CH3 ले लिया, ये ऐसा यहां पे CH3। तो ये स्ट्रक्चर में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। हर जगह यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा हुआ, ध्यान रखो, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन छुपा, बाकी ये तो H और H ऐसे हैं, ये H और H ऐसे हैं। इसका नाम 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये इसका नेम। अब क्वेश्चन ये है कि सिस ट्रांस होगा कि नहीं, तो समझ लेते हैं कौन कौन से दो सिस ट्रांस इसके बन सकते हैं कि नहीं। हमारा पहला रूल था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि दो एटम रोटेट नहीं होना चाहिए, उनकी ज्योमेट्री अलग अलग होना चाहिए, इस केस में आपको लेना है। तो साइक्लोब्यूटेन का एक फॉर्मेट ऐसा हो सकता है कि, सॉरी, साइक्लोब्यूटेन को थोड़ा अलग बनाते हैं ताकि आपकी स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर बने। ये मान लो आपने ऐसा साइक्लोब्यूटेन बनाया, ये साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है ना, ये साइक्लोब्यूटेन है। यहां पर आपने CH3 और यहां पे H लिया, यहां पे आपने CH3 और यहां पे H लिया। इस केस में आपने कोई चेंज नहीं किया H और CH3, लेकिन यहां चेंज कर दिया, CH3 को नीचे और H को ऊपर ले लिया। अब आप सोचो कि जब आप ऐसी कोई स्ट्रक्चर परफेक्ट लोगे, मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, क्योंकि ये साइक्लोब्यूटेन है तो हम बुक का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। सपोज ये साइक्लोब्यूटेन में यहां पर CH3 है और यहां पे H, यहां पे CH3 है और यहां पे H है, तो इस प्लेन के दोनों साइड एक जैसे ग्रुप हो गए। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है सिस के इक्विवेलेंट, लेकिन हम यहां पर इसको बोलते हैं सिन। ठीक है, नाम बाकी यही होगा, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। और इसमें आपने क्या किया, एक CH3 को ऊपर लिया और यहां वाले CH3 को नीचे लिया, अपोजिट में हो गए, तो ये इक्विवेलेंट है ट्रांस के, और इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एंटी स्ट्रक्चर। तो कौन कौन सी हो गई, दो, सिन और एंटी, ये हो गई। यानी कि साइक्लो कंपाउंड के डेरिवेटिव में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको पढ़ाया कुछ अदर केसेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आज की क्लास में पढ़ाया। ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकता है। आगे जब भी टाइम मिलेगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। आज की क्लास में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएं। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और कुछ क्वेश्चन लगातार इसके करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फ्रेंड्स को भी बताना। ओके।